हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एपीपीएससी। मेरा नाम है डॉली और हम कर रहे हैं डेली न्यूज एनालिसिस। ये आपके आने वाले एग्जाम्स एपीपीएससी, एपीएसएसबी, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और खासकर ये एपीपीएससी के ऑन है, देखो वॉइस इज क्लियर नाउ। ये जो है आपका खासकर एपीपीएससी मेंस और एपीपीएससी एपीएसएसबी प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्री और मेंस के लिए। ये हमारा डेली न्यूज एनालिसिस है। जो पहली न्यूज है हमारी द हिंदू की है, एनआईए प्रोब्स वाइडर नेटवर्क आफ्टर अरेस्ट ऑफ यूएस यूक्रेनियन नेशनल। अब यहाँ पे इस न्यूज का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है? आपने देखा होगा कि पहले जब एनआईए अरेस्ट करती थी तो किसको अरेस्ट करती थी? हो सकता है वो नेशनलिस्ट ऑलरेडी इंडिया का ही हो, जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हो सकता है वो पाकिस्तान का हो। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि यूक्रेनियन के नेशनलिस्ट को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया और इवन यूएस के वन नेशनलिस्ट को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। यूएस ने तो यहाँ पे जो अप्रोच है वो बैलेंस रखी हुई है कि अभी हम इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे तब बात करेंगे। वहीं पे यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन में इस चीज को लेके प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनके जो नेशनलिस्ट हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम पूरा विस्तार से समझेंगे कि किस तरह से ये जो यूक्रेनियन और अमेरिकन नेशनलिस्ट इंडिया से आते हुए और ये म्यांमार में चले जाते हैं, क्या इम्पैक्ट करते हैं वहां पे, किस तरह से हमारे यहाँ इंडिया को अफेक्ट करेंगे ये, इसके बारे में हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हुआ क्या है, द एनआईए अनकवर्ड अ ट्रांसनेशनल टेरर नेटवर्क इन्वॉल्विंग 6 यूक्रेनियन नेशनलिस्ट हैं और इसमें 1 यूएस नेशनल है। ठीक है, बंदा है। अब देखो, दीज इंडिविजुअल वर इंटरिंग इंडिया टू टूरिज्म वीजा। अब देखो ये बंदे लोग आते कैसे हैं कि इंडिया में टूरिस्ट का वीजा लेके आते हैं, फिर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं जहां पे हमारा आगे हम पढ़ेंगे यूजिंग इंडिया एज अ ट्रांजिट एंड ऑपरेशनल बेस लिंक टू टेरर सपोर्ट एक्टिविटी बाया म्यांमार। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं फिर यहीं से होके म्यांमार में शिफ्ट करते हैं। दे वर अरेस्टेड अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूपा। इसको याद रखना, सेक्शन 18 टेरर कॉन्स्पिरेसी। कोई अगर टेरर में किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो इंडिया के बाहर का हो, उसके ऊपर यूपा लगता है। ठीक है, क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 18 इसके ऊपर है। अब जियोपॉलिटिकल रूट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी की अगर हम बात करें, द केस इन्वॉल्व अ मल्टी कंट्री ऑपरेशनल। कैसे? यूरोप से इंडिया आया, इंडिया से म्यांमार गया, तो यहाँ पे लगातार 3 कंट्रीज यूज हो रही। हो सकता है 1-2 कंट्रीज इसमें और इन्वॉल्व रही हो। ठीक है, अगर हम ऑपरेशनल ज्योग्राफी की यहाँ पे बात करेंगे तो यूरोप ड्रोन सोर्सिंग, इंडिया एंट्री एंड ट्रांजिट जीरो। म्यांमार की बात करें तो ट्रेनिंग एंड इंसर्जेंसी हब है। अब ये क्या करते हैं कि आज की डेट में जो वॉर है, डायरेक्ट 2 मिलिट्री नहीं लड़ती हैं। पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता था जिसमें 2 मिलिट्री, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर वॉर होता है तो पहले जब होता था, जैसे करगिल वॉर की बात ले लें तो दोनों तरफ से मिलिट्री लड़ रही थी। लेकिन अब क्या है, अब वॉर अलग हो गया, एसिमेट्रिक वॉर हो गया। अब यहाँ पे ड्रोन यूज होने लग गए, मिसाइल्स वगैरह यूज होने लग गए। मतलब बंदा अगर दिल्ली में बैठा है और पाकिस्तान के कराची पे अटैक करना है तो दिल्ली में बैठ के ही ड्रोन का यूज कर लेगा, इंफॉर्मेशन ले लेगा। या कराची का बंदा है तो दिल्ली में कहीं कोई हैपनिंग करनी है तो वहां से इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो ये जो है अब वॉरफेयर, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन में लगातार इस तरह का एसिमेट्रिक वॉर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, ये यूरोप जाते हैं, यूरोप से यहाँ से ड्रोन खरीदते हैं, तुर्की से ड्रोन खरीदते हैं, फिर इंडिया आ जाते हैं टूरिस्ट वीजा से, और फिर यहाँ नॉर्थ ईस्ट होते हुए म्यांमार जाते हैं। अब म्यांमार में क्या है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। म्यांमार में जो स्पेशल ग्रुप बने हुए हैं वो म्यांमार आर्मी से अलग होना चाहते हैं, तो वहां पे किसी ना किसी तरह की इंसर्जेंसी फैलाते हैं। तो ये जो टेररिस्ट हैं ये उनको सपोर्ट करते हैं और
ये इन लोगों को वही जो ग्रुप है, म्यांमार में भी कुछ बने हैं, कुछ हमारे इंडिया में भी हैं, वो इनको क्या करते हैं, सेफ हेवन प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए ये जो लोग हैं बाहर से आए हुए म्यांमार में जाके टेररिज्म एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं, इंडिया को पास करते हुए। तो ये सब यही है, क्योंकि यहाँ पे म्यांमार में जो स्पेशल ग्रुप है उनको सेफ हेवन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ मूवमेंट की बात करें तो फॉरेन नेशनलिस्ट ट्रेवल इंडिया, लीगल एंट्री कैसे कि भाई पूरा प्रॉपर तरीके से जो वीजा है वो लेके आएंगे। एक तो यूएस का वीजा तो वैसे ही टफ है, अगर यूएस का कोई बंदा गिरफ्तार हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है। मूव नॉर्थ ईस्ट स्पेशली इन मिजोरम, अभी मैप में देखेंगे मिजोरम इलीगली क्रॉस इनटू म्यांमार, कोलैबोरेट विद द एथनिक आर्म ग्रुप। जिन ग्रुप्स की मैं बात कर रही थी, ये एथनिक आर्म्स ग्रुप इंडिया में अब तो नहीं है लेकिन पहले काम करते थे, लेकिन कुछ ग्रुप अभी भी इन्वॉल्व हैं ही बांग्लादेश बॉर्डर पे, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पे, मिजोरम और म्यांमार बॉर्डर पे। तो ये क्या करते हैं कि जब म्यांमार में जाते हैं तो ये जो एथनिक आर्म ग्रुप है, ये जो म्यांमार की मिलिट्री है उससे इनकी बनती नहीं है, तो इनको सेफ हेवन प्रोवाइड कराते हैं। ये एकदम याद रखना, ठीक है। अब देखो, दिस शोज इंडिया बीइंग यूज, इंडिया कैसे यहां पे यूज हो रही है एज अ स्ट्रेटेजिक ब्रिज बिटवीन ग्लोबल एक्टर एंड रीजनल इंसर्जेंसीज। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे इस तरह से एक ब्रिज का काम कर रहा है। यहाँ पे मैप में एग्जैक्ट, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर आपको मैप थोड़ा दिख भी रहा हो, नहीं भी दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी ये जो है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये यूरोप है, ये जो है आपका इंडिया और यहीं पे क्या है, म्यांमार। यहां से ड्रोन ये लेते हैं, लीगली वीजा पे आते हैं इंडिया में, और इंडिया से यहाँ पे जो हमारा मिजोरम है और म्यांमार बाउंड्री शेयर करता है, तो ये इधर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये यहाँ पे इनका वर्क हो रहा होता है। अब देखो, रोल ऑफ म्यांमार एथनिक्स आर्म ग्रुप EAGs, who are they basically? Armed militants fighting the Myanmar military, मैंने अभी बताया, ऑपरेट बॉर्डर रीजन नियर इंडिया, जो इंडिया के नियर है वहां ऑपरेट होते हैं। देयर रोल इन दिस केस प्रोवाइड सेफ हेवन ट्रेनिंग सेंटर, जो भी बाहर के फॉरेनर आते हैं टेररिज्म में जो इन्वॉल्व होते हैं, कनेक्टेड विद इंडियन इंसर्जेंट्स ग्रुप इन नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, उसके बारे में भी मैंने बताया। एंड दिस क्रिएट अ ट्रायंगुलर नेक्सस, म्यांमार के जो ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है, उसके साथ इंडिया के जो एथनिक ग्रुप हैं काम कर रहे हैं, इसके साथ मिल करके एक सेफ हेवन इनको मिल जाता है, फिर ये म्यांमार में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब द ड्रोन वॉरफेयर डायमेंशन, मैंने इसके बारे में भी बताया कि अब जो ड्रोन है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, वो ज्यादा से ज्यादा होता है। अब जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है वो कम यूज होने लगा। ठीक है, हाउ ड्रोन वर यूज्ड, प्रोक्योर्ड फ्रॉम यूरोप से आएंगे खरीद के, फिर लीगल बेसिस पे यहाँ पे जो फॉरेनर है इंडिया में आएंगे, फिर इंडिया में म्यांमार की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अब वहीं पे आप देखोगे व्हाई दिस मैटर एक्चुअली, यहाँ पे ड्रोन रिप्रेजेंट असिमेट्रिक वॉरफेयर, ट्रेडिशनल वॉरफेयर, असिमेट्रिक वॉरफेयर में मैंने अभी डिफरेंस बता दिया आपको। ट्रेडिशनल टेरर एंड ड्रोन बेस्ड टेरर, ट्रेडिशनल टेरर ह्यूमन अटैक, जैसे कि दो मिलिट्री आपस में लड़ रही हूँ, लिमिटेड प्रिसीजन, अब सामने जाओगे तभी फाइट होगी, दूर से फाइट होगी नहीं, कितनी दूर से फाइट तक कर लोगे, इजी टू डिटेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे अब ड्रोन के थ्रू अगर आप जाओगे तो डिटेक्ट कैसे होगा कि कहाँ से ड्रोन भेजा है। जैसे इंडिया का और पाकिस्तान का भी वॉर चल रहा था, तो यहाँ पे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, तो लॉट्स ऑफ ड्रोन भेजे थे, जो कि तुर्कियों से खरीदे हुए ड्रोन थे, बड़े सस्ते से ड्रोन थे। तो हमारा जो S-400 एयर सिस्टम था, उसने उन सबको मार के गिरा दिया था। लेकिन वो ड्रोन कहां से आ रहे थे, लोकेशन क्या थी उनका एग्जैक्टली हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। इसी को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। रशिया यूक्रेन भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये सब लोग इसी पे आप यहाँ पे इवन कह सकते हैं कि वर्ल्ड में अगर आज की डेट में जहां भी वॉर हो रहा है, वो ट्रेडिशनल वॉर से अब शिफ्ट हो गया है किसकी तरफ, एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ। ठीक है, तो टर्म यूज करेंगे आप, ड्रोन बेस्ड टेरर रिमोट कंट्रोल से होता है, हाई प्रिसीजन होता है, हार्ड टू डिटेक्ट होता है। इंस्पायर्ड बाय यूक्रेन वॉर टैक्टिक्स, यूक्रेन की जो टैक्टिक्स है वो बहुत खतरनाक है। यूक्रेन को एकदम आइडिया रहता है कि अगर ये उन्होंने पॉइंट बनाया तो उसी पे जाके अटैक करते हैं। ठीक है, वहीं पे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। अब व्हाई इंडिया वाज चूजन, इंडिया को भाई क्यों चूज किया गया है कि इजिली यहाँ पे
म्यांमार में एंटर कर सकते हैं। इंडिया वॉज नॉट द फाइनल टारगेट बट अ क्रिटिकल ट्रांजिट हब, क्योंकि यहां से इजिली म्यांमार चले जाओगे, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता है। ओपन वीजा रिजीम जो रिलेटिव है यहाँ पे, देखो फॉरेनर्स इंटर्ड लीगली या टूरिस्ट नो इमीडिएट सस्पेंशन। अब यूएस का कोई नागरिक इंडिया में आ रहा है तो यूएस का अगर कोई नागरिक आ रहा है तो उस पर तो वैसे ही इतना ज्यादा नहीं भरोसा करेंगे कि ये भाई टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, या कोई यूक्रेनियन आ रहा है उसके ऊपर भी नहीं भरोसा करेंगे। हाँ, अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, तो कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इंडिया जो है इस ट्रांजिट हब में इस्तेमाल हो रहा है, यूज किया जा रहा है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट वल्नरेबिलिटी, नॉर्थ ईस्ट का अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में डेंस फॉरेस्ट है, जो बॉर्डर है वो बहुत टेरन बॉर्डर है, बहुत खतरनाक बॉर्डर है, और वहां पे सर्विलेंस करना थोड़ा टफ हो जाता है। नेटवर्क भी नहीं आते उतना ज्यादा, ड्रोन भी भेजोगे तो वो नेटवर्क से काम करते हैं, वो भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इजिली एक्सेसिबिलिटी नहीं है, डिफिकल्ट टेरेन है, वीक मॉनिटरिंग इन रिमोट एरिया। स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो इंडिया कनेक्ट साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहां से कनेक्ट करता है। तो ये जो रीजन है पोरस बॉर्डर एंड डिफिकल्ट टेरेन, इसकी वजह से हम इस पे ज्यादा से ज्यादा नजर भी नहीं रख पाते। अब ये थोड़ा मैप है, आप देखोगे कि कहां से किस तरह से ये जो एरिया है, ठीक है, ये देखो बॉर्डर, यहाँ पे किस तरह से बॉर्डर है, टेरेन बॉर्डर है, डेंस फॉरेस्ट है, मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, मिजोरम आते हैं, मणिपुर आते हैं, और यहां से होते हुए म्यांमार में इंटर कर जाते हैं और लीगल वीजा पे आते हैं। और यहाँ के जो एथनिक ग्रुप हैं मिलके इनको क्या कराते हैं, सेफ हैवन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, Why Mizoram is central to this case? Key feature, shared with 5-10 kilometer boundary. ये जो बाउंड्री है 510, ठीक है, किलोमीटर बाउंड्री, डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे हिल्स है, पुअर सर्विलेंस है। जब डेंस फॉरेस्ट है, हिल्स है, तो जनरली वहां पे पहुंच नहीं पाती है हमारी जो फोर्सेस हैं। अब लीगल इश्यूज की बात करें तो फॉरेन रिक्वायर रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। अब यहाँ पे जब मिजोरम हो गया, यहाँ पे आने के लिए, इवन अरुणाचल में जब मैं आई थी तो यहाँ रहने के लिए कुछ एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बगैर नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन एरिया है, तो पता चले कहीं मर गए, कहीं गिर गए, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि इतने लोग यहाँ पे अरुणाचल में एंटर किए हैं, या मिजोरम में एंटर किए हैं, या लद्दाख में एंटर किए हैं, इसकी वजह से ये डेटा रखा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लीगल इश्यूज, फॉरेनर रिक्वायर्ड रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, आरएपी इसको बोलते हैं। तो ये परमिट वो नहीं बनाते, तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, और फिर क्या करते हैं, फिर ये म्यांमार भाग जाते हैं। एक्यूज की बात करें तो इंटर विदाउट प्रॉपर परमिट, दिस हाईलाइट बॉर्डर मैनेजमेंट गैप्स एंड इंक्रीजिंग मिस यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर। तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है उसका मिस यूज करते हैं ये लोग। अब यहाँ पे देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ द टेरर नेटवर्क, दिस इज नॉट अ रैंडम ग्रुप, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क विद डिफाइंड रोल। देखो ये कोई रैंडम ग्रुप नहीं है, इन सबके अपने रोल्स हैं कि किसको क्या करना है, किसको कब एक्टिविटीज करनी है, किसको कहाँ जाना है, सबकी लोकेशन, वर्क सब यहाँ पे डिसाइड होता है। अब देखो फॉरेन ऑपरेटिव, लॉजिस्टिक हो गया, टेक्निकल एक्सपर्टीज, जैसे कि अगर ड्रोन किसी बंदे को चलाना नहीं आता है और उसको ड्रोन दे दिया गया तो यहाँ पे वो नहीं चला पाएगा। तो इसलिए जब यहाँ पे टेररिस्ट आते हैं, इस तरह के लोग आते हैं, तो वो एकदम क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, टेक्निकल होते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो इनसे, है ना। अब सप्लाई चेन की बात करें, यूरोप, इंडिया, म्यांमार। आर्म ग्रुप्स की बात करेंगे, यहाँ पे फिर इनको ट्रेनिंग मिलती है और यहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाता है। इंडिया इंसर्जेंट लिंकेज की बात करें तो पॉसिबल ऑपरेशनल आर इनसाइड इंडिया, और वहीं पे दिस रिजेंबल्स अ टेरर सप्लाई चेन। इंडिया में बात करें 2010 के पहले बहुत सारे जो है इंसर्जेंसी ग्रुप हैं नॉर्थ ईस्ट में काम करते थे, लेकिन 2010 के बाद उतने जो इंसर्जेंसी जो ये ग्रुप थे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे वो अब इंडिया में नहीं रहे हैं। ठीक है अभी, लेकिन उतने नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पे काम करते थे।
अब देखो लीगल एंड इन्वेस्टिगेशन एस्पेक्ट की बात करें, लॉ अप्लाइड, तो अभी जो ये आए हैं यूक्रेनियन और एक मेंबर जो यूएसए का है उसके ऊपर यूपा लगा हुआ है, सेक्शन 18 कॉन्स्पिरेसी ऑफ टेररिज्म। वहीं पे वाई यूपा इसके ऊपर क्यों लगाया गया? क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों के ऊपर यूपा लगा दिया कि लॉन्ग डिटेंशन, वाइडर इन्वेस्टिगेशन, इंटरनेशनल लिंक ट्रैकिंग। इसमें होता है क्या कि बंदे को अरेस्ट किया जाता है, फिर अरेस्ट की कोई डेट डिसाइड नहीं होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है प्रॉपर तरीके से, इसमें कितना भी टाइम लग सकता है। इसी वजह से जो यूक्रेन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि इनको नहीं पता कि कितने टाइम तक अभी यहाँ पे इनको रखा जाएगा। वहीं पे यूएसए ने एकदम बैलेंस अप्रोच अपनाई है कि भाई हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब हम बताएंगे कि ये हमारा नागरिक क्या कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल एविडेंस, फोन, एनक्रिप्टेड एप्स, फाइनेंशियल ट्रेल, ड्रोन प्रोक्योरमेंट नेटवर्क। तो जब भी इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर किया था भारत के ऊपर, यहाँ पे पहलगाम में जब अटैक किया था, तो जितने भी टेररिस्ट थे तो उनका मोबाइल फोन मिला था। तो जब बाद में एनआईए ने जांच की तो मोबाइल फोन कहाँ से मिले, पाकिस्तान से ऑपरेटेड हुए थे, ठीक है, वो सब वहां पे मिले। तो इसी तरह यहाँ पे जो ड्रोन प्रोक्योरमेंट नेटवर्क, इसकी जांच करेंगे, लिंक विद इंसर्जेंट ग्रुप, इन सब के बारे में। फोन से क्या होता है, काफी डेटा पता चल जाता है कि कौन कहां से है, क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन का जमाना है। टेरर कितनी भी गलती करें लेकिन कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाएंगे ही, ठीक है। अब यहाँ पे है यूक्रेन प्रोटेस्ट, अरेस्ट ऑफ 6 नेशनल इन इंडिया टेरर प्रोब, यूएस रिएक्ट कॉशनली। यूएस अपना बैलेंस अप्रोच में है, तो यहाँ पे किस तरह से प्रोटेस्ट होने लग गया है। तो ये हमारा पूरा सेगमेंट था कि यहाँ पे यूक्रेन और यूएस को के जो नेशनल हैं उनको एनआईए ने अरेस्ट किया है। तो म्यांमार जा रहे थे इंडिया से पास होते हुए। तो देखते हैं, लेट्स सी, अभी इसके बारे में बाद में पता चलेगा कि किस बेसिस पे यहाँ पे आए थे। अब ये हमारा दूसरा द हिंदू का जो सेगमेंट है, जो आर्टिकल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, प्रिजन आउटब्रेक। प्रिजन मतलब जेल में किस तरह से जो कैदी रहते हैं उनकी किस तरह की कंडीशन होती है, किस तरह से बीमारियां होती हैं। और यहाँ पे एक जेल में अगर 100 जो प्रिजनर को रखने की जगह होती है, वहां पे 200 प्रिजनर रह रहे होते हैं। अगर हम हाइजीन की बात करें तो टॉयलेट्स क्लीन नहीं होते हैं, फूड अच्छा नहीं होता है। और यूं बात करें कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होते हैं उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं होती है। तो अगर हम दिल्ली की ही एक सेल की बात करें जो तिहाड़ जेल में है, वहां पे 100 बंदों की रहने की कैपेसिटी और उसमें 500 के करीब बंदे रखे गए हैं। अगर पूरी तिहाड़ की अगर हम बात करें, जो तिहाड़ जेल है जो दिल्ली में, उसमें से लगभग 200% कैपेसिटी, मतलब 100%, मतलब एक सेल में 100 लोग रखे जाएंगे, 200% मतलब एक सेल में जहां 100 लोगों के रहने की jagah है वहां 200 के करीब लोग रखे जा रहे हैं। मतलब सोचो किस तरह से, मतलब वहां पे लोग कैसे सरवाइव करते होंगे, किस तरह की बीमारियां वहां पे हो जाती होंगी। अगर एक बार बीमारी हो गई तो सारे जो प्रिजनर है उनमें फैलती होगी। तो इन सब पे एक केस स्टडी आई है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। जो केस स्टडी है वो है जलपाईगुड़ी सेंट्रल करेक्शनल होम। यहां पे क्या हुआ था कि अगस्त 2025 से मार्च 2026 में एक केस स्टडी आई थी। तो यहाँ पे इन्फेक्टेड इनमेट्स थे 92 हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। जो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह जो होती है वहीं पे होता है। तो 7 डेथ हो गई थी ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन। ऑक्युपाइड, तो यहाँ पे 177% ऑफ सैंक्शन कैपेसिटी। ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो HSB, कॉमन एज अ जनरल पॉपुलेशन कैन बिकम फटल अंडर ओवरक्राउडिंग। जैसे कि ये जो जेल है जहां पे 100% कैपेसिटी की जगह 200% अगर कर दी जाए, तो जो HSB है वो इसी जगह पे तो होता है जहां पे ओवरक्राउडिंग हो, पुअर हाइजीन हो, सोर्स स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन प्रिजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ आउटकम। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था, आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता। अब देखो सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चरल कॉजेस की बात करें, ओवरक्राउडिंग में इंडियाज प्रिजनर operated at 120% occupied nationally and some facilities like दिल्ली, मैंने अभी दिल्ली का नाम लिया कि जेल नंबर 4 में 550%।
मतलब 100 के रहने की कैपेसिटी है तो वहां पे 500% लोग यहाँ पे रह रहे हैं। वहीं पे वुमेन विंग्स की अगर हम बात करें तो वुमेन को क्या है, हाइजीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इस जो टॉयलेट क्लीन नहीं होते हैं जिससे बहुत सारी मेंटल इलनेस, तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं यहाँ पे। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। ओवर क्राउडिंग प्रिवेंट आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग फैसिलिटेटिंग रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। देखो अगर इन जेल में जैसे 100 की कैपेसिटी 100 ही बंदे रखे जाए, एक्स्ट्रा बंदे ना हो, तो इनकी देखभाल भी बहुत अच्छे से हो सकती है। और यहीं पे एक साइकोलॉजिस्ट हो, एक मेडिकल ऑफिसर हो, वो भी यहाँ पे अगर इनको रूटीनली चेकअप किया जाए और फिर उसके बाद अगर कोई डिजीज हो गई है तो उस बंदे के लिए स्पेशल आइसोलेशन बनाया जाए, तो क्या होगा कि जो डिसीजेज है वो नहीं फैलेंगी, हेल्थ ठीक रहेगी। लेकिन जो क्रिमिनल है उनकी अपनी कोई ह्यूमन राइट्स ही नहीं है जिस हिसाब से जो कैपेसिटी है जेल्स की, है ना। अब पुअर हाइजीन की अगर हम बात करें, सेट टॉयलेट, वेट एंड पुअरली वेंटिलेटेड सेल्स, जो सेल्स होती हैं वो भी क्लीन नहीं होती हैं। फूड की बात करें कि फूड भी इतना अच्छा होता नहीं है। तो इसी की वजह से क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी डिसीज होती है वो भी हो जाती है, वायरल आउटब्रेक्स होते हैं, किसी भी तरह का कोई वायरल हो गया तो ज्यादा लोग रह रहे हैं। जैसे कि कोविड-19 के टाइम तिहाड़ जेल से जो अंडर ट्रायल जो भी प्रिजनर थे उनको निकाल दिया गया था, क्योंकि कोविड-19 में क्या है कि डिस्टेंस रखना था, तो इसलिए अंडर ट्रायल को भेज दिया था घर। तो जेल की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन किसी भी तरह का अगर वायरस यहाँ पे फैलता है और तो यहाँ पे बुरी तरीके से स्प्रेड आउट होगा। जैसे गर्मियों में देखो कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, अगर किसी को किसी स्किन डिसीज है, कोई स्किन इन्फेक्शन है, तो दूसरे बंदे को भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्किन टू स्किन ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो ये टच करेगा ही। तो इन सब की वजह से यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम होती है। अब देखो इन एडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो डिलेड स्क्रीनिंग, शॉर्टेज ऑफ मेडिकल स्टाफ, लेक ऑफ रूटीन हेल्थ चेकअप एंड इम्पीड अर्ली डिटेक्शन एंड कंटेनमेंट। तो यहाँ पे जो वैसे भी हमारी कंट्री में जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनकी संख्या बड़ी कम है, तो जेल में जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनकी बहुत संख्या कम है, तो इनका रूटीनली चेकअप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो डिजीज है अगर फैली है तो वो कंटिन्यू आउटब्रेक हो जाती है, फैलती ही जाती है, ठीक है। अब देखो स्किन डिसीज रिलीवेंस 30% ऑफ केरला प्रिजन, अगर स्किन डिसीज की बात करें तो टीबी रिस्क 5 टाइम्स हाइयर देन जनरल पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जेल में टीबी ही होती है, ठीक है। वहीं पे मेंटल हेल्थ की बात करें तो 1.7% इनमेट्स, 9095%। वुमेन इनमेट्स की बात करें तो 4.1 फेस हाइजीन एंड हेल्थ चैलेंजेस। देखो अंडर ट्रायल में क्या होता है कि बंदा जेल में रहता है और उसको एकदम आइडिया नहीं होता है कि कब उसकी पेरोल हो जाएगी, कब वो बाहर जाएगा। और हमारे यहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम लेता है, तो इसी की वजह से इनको ज्यादा मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल इश्यूज भी हो जाते हैं। तो इनकी काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग होते नहीं है, ढंग से काउंसलिंग नहीं होती है, तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा देखने को मिला है। और वहीं पे वुमेन इनमेट्स की बात करें तो अनहाइजेनिक जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, स्किन डिसीज और जो सेल होते हैं वो क्लीन नहीं होते हैं। अब इम्प्लीकेशन एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, भाई गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट को सुधार की जरूरत है, सुधार करना चाहिए। डिकॉग्निशन मेजर, बेल एंड पेरोल रिफॉर्म्स, जो हमारे क्या कहते हैं कि इसको पेरोल देना चाहिए लोगों को जो अंडर ट्रायल वहां पर रह रहे हैं, जिससे क्या होगा कि कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऑल्टरनेट स्नेसिंग, माइनर ऑफेंस, ये सब होना चाहिए। अब हेल्थ स्ट्रेंथनिंग, जो डेली है मेडिकल चेकअप के लिए एक टीम हो वो भेजी जानी चाहिए, जिससे पता चले कि मेंटल हेल्थ कैसी है। अगर कोई डिसीज है तो उसके लिए अलग से एक आइसोलेशन सेंटर बनाना चाहिए, ठीक है। आइसोलेशन वार्ड फॉर इन्फेक्शन डिसीज। अब सैनिटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर वेंटिलेशन, क्लीन वाटर हाइजीन, बेटर वेंटिलेशन होना चाहिए, क्लीन वाटर हाइजीन होना चाहिए। एक्सपांड प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने सुना होगा कभी आप कोई बंदा जेल गया होगा, कभी मिलना किसी से तो उससे पूछना भाई कैसा रहा जेल का एक्सपीरियंस, तो वो बताएगा कि कुछ भी कर लो, ऊपर वाले का नाम ले लो, कभी जेल मत जाओ, है ना। कभी कोई ऐसा काम मत करना, ये पुलिस हो गया और ये जो कोर्ट हो गया, इन सब के चक्रों से दूर रहो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो,
अकॉर्डिंग टू द हिंदू, ये इसमें क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू which of the following health issues is notably higher in India prison compared to the general population? कौन सा होता है? ट्यूबरक्लोसिस होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कॉम्प्लिकेशन होता है, ये डायबिटीज होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका डी है, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच पॉलिसी मेजर आर रिकमेंडेड टू प्रिवेंट आउटब्रेक इन इंडिया प्रिजन अकॉर्डिंग टू द हिंदू? यहाँ पे रेगुलर स्क्रीनिंग एंड आइसोलेशन एंड बेल पेरोल रिफॉर्म्स, इंटीग्रेशन विद नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ऑल ऑफ अबव। तो ये जो आर्टिकल है वो क्या कहता है कि क्या क्या होना चाहिए? तो यहाँ आंसर डी है, सभी कुछ होना चाहिए। ठीक है, रिकमेंडेशन है ये जेल को सही करने की। और वहीं पे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, ये भी है द हिंदू का। अब इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट अलाउ 12 वीक पेड लीव टू ऑल न्यू एडॉप्टेड मदर्स। देखो, वैसे तो 26 वीक की जो पे लीव थी वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रूल्स बना दिया था, उसके थ्रू मिल जाती थी जो न्यू मदर होती थी उनको। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जो मदर है बेबी को एडॉप्ट करती हैं, तो हमारे यहाँ एडॉप्शन जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा टफ है। 3 महीने से भी ज्यादा एडॉप्शन प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे डेडलाइन क्या थी कि 3 महीने से कम में एडॉप्शन हो जाना चाहिए, तो जिसकी वजह से उनको ये मैटरनल लीव नहीं मिल पाती थी। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि जिस तरह से नॉर्मल 26 वीक की जो पे लीव है वो मिलती है वुमेन को, उसी तरह से जो एडॉप्टिव मदर हैं, जो बच्चों को एडॉप्ट करती हैं, उनको भी मिलना चाहिए। तो दोनों मदर में किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अलाउ किया है। ठीक है, तो यही है हमारा आज का पूरा आर्टिकल। इस पे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। कंटेक्स्ट है अंडर सेक्स। अब बैकग्राउंड देखेंगे इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका आर्टिकल, ध्यान रखना, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर India Social Security Code 2020, adoptive mother are entitled to 12 week of paid maternity leave only if the child was under 3 month old. कितना? 3 month old. ये एकदम ध्यान में रखना। हाँ, इशू क्या है? और वैसे 26 वीक की लीव मिलती है। ठीक है, इशू क्या है? लीगल एडॉप्शन ऑफन टेक लॉन्गर देन 3। मैंने अभी बताया कि जो एडॉप्शन है उसके रूल्स और रेगुलेशन बहुत लॉन्ग होते हैं, और 3 महीने से अगर ज्यादा हो गया तो वुमेन को वो राइट नहीं मिलता। अब जो पिटिशनर है उसने क्या कहा है, पिटिशनर का देखेंगे। पिटिशनर आर्ग्यूड दिस एज रिस्ट्रिक्शन वाज आर्बिट्री एंड डिस्क्रिमिनेटरी वायलेशन इक्वालिटी एंड द राइट टू लाइफ। तो यहाँ पे जो नॉर्मल मदर है उनको 26 वीक, और जो एडॉप्टिव मदर है उनको 3 मंथ का टाइम है ना। अब बायोलॉजिकल मदर 26 वीक, एडॉप्टिव मदर लेस देन 3। तो ये तो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ही है। मदर तो मदर होती है, चाहे वो बायोलॉजिकल मदर हो चाहे एडॉप्टिव मदर हो। तो इसीलिए कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। द लॉ वाज कंसीडर वायलेट द आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 इसमें एकदम याद रखना, राइट टू इक्वालिटी, एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये दोनों आर्टिकल इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप लोग एकदम ध्यान में देना। अब पिटिशनर कौन था? पिटिशनर यहाँ पे थे, पिटिशनर थे हसनंदानी नंदूरी। उन्होंने क्या किया है कि 2 बच्चों को एडॉप्ट किया, और बच्चों को एडॉप्ट करने में 3 महीने से ज्यादा का समय लग गया, जिसकी वजह से ये केस लेके आए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इशूज डिनायल ऑफ 12 वीक पेड मैटरनिटी लीव ड्यू टू चाइल्ड बीइंग ओल्डर देन 3 मंथ्स। अब क्लेम देखो, एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन इग्नोर्ड एक्चुअल केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी रखना कि जो हमारी कौन से जजेस हैं उनकी बेंच ने इसका डिसीजन दिया है। तो इन जजेस का नाम भी बहुत याद रखना, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, और यहाँ पे जो बायोलॉजिकल मदर है उनको 26 वीक की, और एडॉप्टिव मदर है उनको 3 मंथ से अब वो अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, कोई डेडलाइन नहीं रही है। तो जस्टिस JB पारदीवाला और दूसरे जस्टिस हमारे R माधवन, इनकी जो बेंच थी, इन्होंने इसका डिसीजन दिया है। अब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है?
जो हमारे ये दोनों जज हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, जिसके ऑब्जर्वेशन के बाद ये डिसीजन दिया है। स्टेप 1, एज लिमिटेड आर्बिट्रेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मेंस में यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एपीपीएससी वालों। द 3 months एज कैप रेंडर द प्रोविजन इलेस्ट्री and most adoptive mother cannot avail leave due to slow legal adoption process। तो बहुत सारी मदर्स को नहीं मिलता है क्योंकि लीगल प्रोसेस होता है और बहुत स्लो होता है। स्टेप 2, एडॉप्शन इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, बराबर ही है। एडॉप्शन इज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ मदरहुड एंड फॉल्स अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, राइट। अब केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डू नॉट डिपेंड ऑन द चाइल्ड एज। अगर कोई मदर बच्चे को केयर दे रही है तो वो एज के ऊपर तो थोड़ी डिपेंड करेगी। तो ये भी उन्होंने, हमारे जो जज हैं उन्होंने बोला है। वहीं पे स्टेप 3, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि बायोलॉजिकल मदर को 26 वीक का और इन मदर को जो एडॉप्टिव मदर है उनके लिए 3 month का टाइम है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, distinguishing between biological and adoptive mother unjust and discriminatory violate article 14। law must protect motherhood not penalize adoptive mother, ठीक है। तो जो लॉ है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, वो मदरहुड को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो बायोलॉजिकल मदर हो चाहे वो आपका एडॉप्टिव मदर हो। नेक्स्ट उन्होंने बोला क्या, ये हमारे जो 2 जजेस की बेंच है वही बोल रहे हैं, फंडामेंटल इंटाइटलमेंट। तो पेड मैटरनिटी लीव इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज, राइट है, ठीक है, प्रिविलेज नहीं है, एकदम याद रखना। पेड मैटरनिटी लीव इज राइट नॉट अ प्रिविलेज, टर्म एकदम ध्यान देना। बोथ बायोलॉजिकल एंड एडॉप्टिव मदर्स डिजर्व इक्वल बेनिफिट, ठीक है। वहीं पे जजमेंट ऑर्डर क्या दिया है इन्होंने, all adoptive mother are entitled to all adoptive mother entitled to 12 week of paid maternity leave regardless of child age। एक एक छोटी छोटी चीजों को यहां पे रखना। अब सेक्शन की अगर यहां पे बात हो रही है तो सेक्शन 64 ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड, सेक्शन 64 ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 एज रिस्ट्रिक्शन रिमूव्ड। ये क्या है, जो एज रिस्ट्रिक्शन थी वो रिमूव हो गई है, एकदम ध्यान देना चीजों पर, ठीक है। अब यहां से अब राइट मिलेंगे, एडॉप्टिव मदर को हो या बायोलॉजिकल मदर को, दोनों को इक्वल राइट्स होंगे। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, इसका आंसर करेंगे। Under which section of the Social Security Code 2020 was the age restriction for adoptive mother maternity leave specified? Section 62 मैंने अभी बताया, B section 64, C section 61 and D section 59(3). तो यहाँ पे section 64 ये वाला कि यहाँ पे अब क्या है, एज रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है स्क्रीन पे, which constitution provision did the Supreme Court rely on extend maternity leave to all adoptive mother? Article 15 and Article 19, Article 14 and Article 21, Article 16 and Article 23, Article 12 and Article 39। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है Article 14 and Article 21, ठीक है। तो एकदम B इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब हाँ, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वेलिटी, यहाँ पे प्रोहिबिट इसमें थी, वहीं पे डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बायोलॉजिकल एंड एडॉप्टिव मदर। और आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एंड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्या है आर्टिकल 21, लाइफ एंड पर्सनल लाइफ लिबर्टी। एक एक चीज याद रखो, प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एंड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, व्हाट इज अ की सोशल और पॉलिसी इंप्लीकेशन ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? ऑप्शन ए, ओनली बायोलॉजिकल मदर आर एंटाइटल्ड टू पेड लीव। ध्यान रखो, एडॉप्टिव इज अ डिस्करेज टू रिड्यूस वर्क प्लेस बर्डन, encourage inclusive parental benefit and gender equality. Paid maternity leave is no longer a fundamental right. देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने एक बात और बोली है कि जैसे कि कोई वुमेन मदर बनती है, अगर उनके घर में एक बेटी है इससे पहले, तो सारी जिम्मेदारी उस बेटी के ऊपर ही आ जाती है। जो बड़ी बेटी होती है, हो सकता है वो 5 साल की हो सकता है वो 6 साल की हो, जिसकी उम्र होती है स्कूल जाने की। अब क्या होता है कि बेबी बॉर्न हो जाता है या बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो जो बेबी गर्ल होती है 5 से 6 साल की, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो वो बच्चे को खिलाने लगती है, बच्चे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, तो उसकी स्कूल जाने के लिए वो कभी मना कर देती है, कभी स्कूल जाती ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जो बेचारी बेबी गर्ल है उसके ऊपर इस तरह की कोई जिम्मेदारी ना आए, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मेंशन किया था। इसलिए जो एडॉप्टिव मदर है उनके लिए भी इक्वल राइट्स है जिस तरह से बायोलॉजिकल मदर के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि इनकरेज इंक्लूसिव पेरेंटल बेनिफिट्स एंड जेंडर इक्वलिटी, डी में है पेड मैटरनिटी लीव इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। तो इसका सी आंसर है कि इनकरेज इंक्लूसिव पेरेंटल बेनिफिट्स एंड जेंडर इक्वलिटी। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि द जजमेंट इंश्योर एडप्टिव mothers get equal maternity benefit, strengthening gender equality and open discussion on पैटर्निटी लीव। देखो यहाँ पे अभी हमारे इस बात पे भी चर्चा चल रही है, हमारे पार्लियामेंट में भी चर्चा चल रही है कि जो मेल है, जो फादर है, उसको भी अब पैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए। तो हो सकता है आने वाले 1-2 साल में आपको इस पे भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिले कि पैटर्निटी भी लीव अब अलाउ की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। प्री और मेंस में जो इंपॉर्टेंट है डीएनए में डिस्कस कराए जा रहे हैं, वही आपकी 4 से 5 जियोपॉलिटिक्स की क्लास होगी, आप उसमें भी आइएगा। आई होप सभी को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। तो आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। थैंक यू।